बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर मैथ का चैप्टर 1 फेडरल बोर्ड जो हमारी नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, वो हमने स्टार्ट करना है। और जो हमारा पहला चैप्टर है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो सबसे पहले थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो बैकग्राउंड है वो देता आपको चलूँ कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं और उनका स्टार्ट कहाँ से होता है। देन इस वीडियो में हमने बेसिकली अभी दो चीजें हमने डिस्कस करनी है। एक तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास कहाँ से आता है और उसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उसकी जो डेरिवेशन है वो हम देखेंगे। सेकेंडली हमारे पास जो एक बहुत आगे कॉमन चीज यूज होगी आपकी एक्सरसाइज में, आपके चैप्टर में, कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर हमने फाइंड करना हो तो वो बेसिकली हम कैसे करेंगे, या उसका जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर रहे होंगे, वो फॉर्मूला जो है वो हम ड्राइव करेंगे कि वो फॉर्मूला बेसिकली जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली कहाँ से आता है। सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन करता चलूँ, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो कहाँ से आते हैं और इनका स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए, जब भी आपके पास मैथमेटिक्स में कहीं भी स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आपकी कोई भी नेगेटिव टर्म आ जाए, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाएगा, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा, तो उस केस में हम उन नंबर्स को एक सेपरेट केस में लेके जाते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक रूट के अंदर, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर -1, यानी स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास एक नेगेटिव नंबर आ गया है, तो ये हमारे पास अब रियल नंबर नहीं रहेगा, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लेके जाते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहली चीज होती है कि जब भी रूट के अंदर आपका -1 आएगा तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। और इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं, इसको हम अयोटा बोलते हैं। यानी अयोटा एक्चुअली प्रैक्टिकली अयोटा इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, अयोटा बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर -1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो स्टार्ट है, जो आगाज है, वो आपका स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई नेगेटिव टर्म आएगी तो वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो बेसिकली बिगनिंग है वहां से स्टार्ट होती है। अब इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिफरेंट हमारे पास फॉर्म्स होती हैं। तो ऐसे अगर हमारे पास अयोटा, किस चीज को हम अयोटा कह रहे हैं, स्क्वायर रूट -1 को हम अयोटा कह रहे हैं, तो इसी चीज को अगर हम अयोटा स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो बोथ साइड में हम स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहली चीज आती है वो आपकी अयोटा है। अयोटा क्या चीज होती है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाएगा तो उसको हम सिंबॉलिकली अयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली, जब हम बोथ साइड में स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होगा। ये छोटी मोटी टर्म्स हैं जो आपको याद भी रखनी है, ताकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। ये ऑलरेडी हमने 9th-10th में की हुई भी हैं। पहली दो चीजें जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आएंगी, एक तो अयोटा स्क्वायर रूट के अंदर -1 होगा, उसको हम अयोटा बोलेंगे, और दूसरा अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होगा। ये दो चीजें इनिशियली हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है वो आ गई। उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करता हूँ कि हमारे पास बेसिकली दो डिफरेंट वेज में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देख रहे होते हैं। सबसे जो पहली और कॉमन चीज है वो हमारे पास है जी a प्लस अयोटा b। अब ये वाली जो चीज है ये बेसिकली हमारे पास अयोटा के किसी एक नंबर, कॉम्प्लेक्स एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें ए को हम एक रियल नंबर बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और यहाँ पे जो बी है इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इस पूरे के पूरे नंबर को हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे भी आपको इस चैप्टर में जी नजर आएगा तो आप इस बात को समझ जाएं कि ये जी जो है ये बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें होंगी। लेट्स से मैं कहता हूं, एक ही जगह मैं एक्स कह देता हूं जो कि अयोटा के बगैर टर्म होगी, और दूसरी चीज मैं कह देता हूं कि वाई अयोटा जो कि अयोटा के साथ है। तो जब भी जी की बात आएगी तो जी का मतलब है कि हमारे पास जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसमें हमारे पास दो चीजें होंगी, एक हमारे पास रियल पार्ट होगा जो बगैर अयोटा की होगा, और एक इमेजिनरी पार्ट होगा जो हमारे पास अयोटा के साथ होगा। सिंपली अगर इसकी हम बात करें तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अयोटा के बगैर नंबर आपको नजर आएगा वो हमारे पास रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जो अयोटा के साथ नंबर होगा, अयोटा के साथ जो भी टर्म होगी, जो भी नंबर होगा, उसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो इस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब कंबाइन करेंगे तो ये कंबाइन करके हमें एक इमेजिनरी नंबर, एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा होगा। एक फॉर्म तो आपकी ये है कि z इज इक्वल टू
x प्लस अयोटा वाई, यानी a और b की जगह आप कोई भी जो लेटर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया a प्लस अयोटा b, तो यहाँ पे a इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ये फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की होती है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे देखेंगे। क्लास 9 में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखा होगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब भी हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो वो पॉइंट हमारे, लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं कोई भी एक्स और वाई कहूंगा। ये एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कितने पॉइंट्स के ऊपर है, कितना पॉइंट्स हम मूव कर चुके हैं, और वाई किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि वाई एक्सिस के ऊपर हमने हमारी जो मूवमेंट है वो कितनी है। लेट से मैं कहता हूं यहाँ पे 1 2 और 3, तो हमारी वाई एक्सिस के ऊपर 3 तक मूवमेंट है, और यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस की 1 और 2, तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर 2 और वाई एक्सिस के ऊपर 3 होगा। तो ये आपका रियल नंबर्स का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारे पास होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके रियल नंबर्स का होता है, बिल्कुल ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं और वाई एक्सिस को आप इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस आपका क्या हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, और आपका एक्स एक्सिस जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस रियल एक्सिस हो जाएगा और वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। जैसे नॉर्मली एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक्स एक्सिस रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और वाई एक्सिस आपका इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। रियल का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स, हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट का मतलब कि बगैर अयोटा के जो नंबर है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो बगैर अयोटा के नंबर होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होगा, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नंबर का वो वाला पार्ट जो अयोटा के साथ होगा वो हमेशा आपका वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। सो ये हमारे पास बेसिकली दो फॉर्म्स थी। एक हमारे पास जनरल फॉर्म है z इक्वल टू a प्लस अयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है। दूसरा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म थी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। उसमें जो पहला नंबर होगा बगैर अयोटा के वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका जो सेकंड पार्ट होगा जो अयोटा के साथ वाला नंबर होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर यानी वाई एक्सिस के ऊपर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम एक पॉइंट की फॉर्म में लिख रहे हैं उसको आप यहाँ पे अगर हम लिखें तो a प्लस अयोटा वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक्चुअली हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जनरल फॉर्म में है, और इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3-4 चीजें होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए उसको अयोटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चले जाते हैं। सेकेंडली जब आप अयोटा स्क्वायर की बात करेंगे, बहुत सारे स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो फॉर्म्स हमने देखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस अयोटा b, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है बगैर अयोटा के और अयोटा के साथ टर्म। सेकेंडली कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमने बात कर ली। उसके बाद हमारे पास एक चीज याद रख लें, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे हमारे पास यूज होगी तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब भी आप -1 की पावर इवन, जब भी यानी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, वो पॉजिटिव रहेगा। और जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी तो आंसर आप हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को आप ऑड टाइम्स, किसी भी नेगेटिव नंबर को आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव आंसर ही आएगा। सब जब भी नेगेटिव की पावर इवन होगी तो आंसर आपका पॉजिटिव 1 ही रहेगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो कॉन्जुगेट का मतलब आइए, कॉन्जुगेट आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आज प्रैक्टिकली मैं जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जाके तो आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपका जो कॉन्जुगेट है वो होता क्या है। ये एसएलओ बेस्ड लर्निंग है तो ये जो छोटे मोटे प्रूव्स हैं ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में फेडरल बोर्ड में आ सकते हैं। सो इसलिए मैंने ये दो जो प्रूव्स, जो थ्योरम्स मुझे लग रहा था कि ये शायद शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं तो मैंने पहले वहां से स्टार्ट किया है, उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। सो 9th क्लास में हम क्या करते थे कि लेट्स से मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कहता हूँ z इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। लेट्स से मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब भी हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि z के ऊपर बार लगा दिया और जो अयोटा के साथ वाला नंबर है उसका आपने सिंबल चेंज कर देना था।
ठीक है, हमने ऐसे ही 9th क्लास में किया हुआ है कि जब भी किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो अयोटा के साथ वाला जो भी नंबर है उसका सिंबल चेंज हो जाता है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे अयोटा के साथ 4 है, 4 के साथ प्लस था, तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपली आपका कॉन्जुगेट कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी जाके तो हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम इस चीज को जो है वो कैसे देख सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने क्या किया जी, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके प्रैक्टिकली देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब जो है वो क्या होता है। तो मैंने एक नंबर लेट किया, लेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस 4 एटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कंसीडर किया है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म में है, 3 बगैर अयोटा के है और 4 जो अयोटा के साथ है। तो अयोटा 4 इज एक्चुअली द imaginary part of the complex number and 3 is the real part of the complex number. So इसी चीज को अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूंगा तो जो बगैर अयोटा की टर्म होगी वो x एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, जो अयोटा के साथ नंबर होगा वो आपका y एक्सिस यानी इमेजिनरी पार्ट जो है वो y एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। तो ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो x एक्सिस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और y एक्सिस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसी चीज को अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे तो हमारे पास 3 और 4 बन जाएगा। अब हम जरा जाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें हमारे पास यहाँ पे 3 और 4 है, रियल पार्ट इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 4। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास रियल एक्सिस जो कि एक्स एक्सिस रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वाई एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो रियल एक्सिस में हमने 3 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पे जाना है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो पॉजिटिव साइड 3 पॉइंट्स और हमारा एक्सिस कौन सा है, रियल एक्सिस है। तो रियल एक्सिस में हम क्या करेंगे, 1 2 3 पॉइंट जाएंगे, यानी एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलते हैं। सो 1 2 3 पॉइंट ये, और वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस पे हमने 4 पॉइंट्स जाना है। तो y एक्सिस में 1 2 3 एंड 4, y एक्सिस को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये 4 के बराबर और 3 के बराबर जाएंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 3 और 4। सिंपली यहां तक मैंने किया क्या है, मैंने एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था 3 प्लस 4 एटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले लिखा, पॉइंट की फॉर्म में लिखा। इस पॉइंट को अब जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी एक्सिस है इस एक्सिस के ऊपर हमने प्लॉट किया है। रियल एक्सिस के ऊपर 3 पॉइंट्स और इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर 4 पॉइंट्स जाके एक पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। जैसे हम रियल नंबर से प्लॉटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ये पॉइंट मैंने प्लॉट किया। अब हमारा जो मेन चीज है, जो मेरा मेन टॉपिक है कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो कैसे आएगा। सो प्रैक्टिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या था, z इक्वल टू 3 प्लस 4 एटा, और इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 के साथ जो एटा वाले टर्म के साथ उसका सिंबल हम चेंज कर देते होते हैं, ऐसे ही है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको चेंज करने के बाद जो नया मेरा पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, देखें जब मैंने कॉन्जुगेट इसका ले लिया तो अब मेरे पास 3 और -4 बनेगा, यानी अयोटा के साथ जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो जो पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 और 4 था, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 3 और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लेने के बाद 3 और -4 की अगर हम प्लॉटिंग करें तो 3 का मतलब तो अगेन वही है ना, एक्स एक्सिस का, तो यानी 3 एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब रियल एक्सिस के ऊपर है। तो वहां पे तो आपने राइट साइड की, क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट साइड के ऊपर 3 पॉइंट्स मूव करना है। लेकिन यहाँ पे आपका जो इमेजिनरी एक्सिस है या वाई एक्सिस है वो चेंज हो गया है, पहले आपका +4 था अब आपका -4 हो गया है। तो आपका जो इमेजिनरी एक्सिस होगा वो अपवर्ड्स की बजाय अब डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब रियल एक्सिस तो 1 2 3 इधर ही रहेगा, लेकिन आपका इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो डाउनवर्ड्स 1 2 3 और -4 होगा और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब O से लेके यहाँ तक, पहले ये वाला जो पॉइंट था इसको मैंने P कहा था, O से लेके P तक। तो जब इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है तो कॉन्जुगेट लेने के बाद आपका O से लेके इस पॉइंट को हमने P प्राइम जो है वो रिप्रेजेंट किया है। सो O P प्राइम ये वाला जो लाइन है ये बेसिकली हमारे पास कॉन्जुगेट है किस चीज का, OP का। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो AP है वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो गया है, रिफ्लेक्स हो गया है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि उसकी जो हमारे पास जो ऑलरेडी पहले OP के ऊपर था, एक्स एक्सिस के ऊपर था, उसकी रिफ्लेक्शन जो है दूसरे एक्सिस के ऊपर चलेगी, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स हो गया है। आई मीन ये पहले यहाँ पे था एक्सिस के ऊपर, अब रिफ्लेक्शन के बाद ये दूसरे एक्सिस के ऊपर चला गया है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो होगा कि ये इसके एक्स एक्सिस के अलोंग बेसिकली प्रोजेक्शन हो जाएगी।
प्रोजेक्शन का मतलब कि ये हमारे आप कह सकते हैं कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है कि जो ऑलरेडी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। पहले इस एक्सिस के ऊपर था, अब रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे एक्सिस एक्स एक्सिस की दूसरी साइड पे चला गया। सो कॉन्जुगेट आपका जो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो ये प्रैक्टिकली हमारे पास क्या हो रहा होगा, एक एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी। हमेशा हमेशा आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन ही होगी। उसकी रीजन ये है कि कॉन्जुगेट लेते हुए आपका जो कॉम्प्लेक्स जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसी का सिंबल चेंज करते हैं। कॉन्जुगेट लेते हुए कभी भी हम रियल पार्ट का सिंबल चेंज नहीं करते, अयोटा के साथ जो नंबर है उसी का सिंबल चेंज करते हैं। तो जब आपका वाई एक्सिस का सिंबल चेंज होगा तो जो पॉइंट यहाँ पे है वो इधर आ जाएगा, जो यहाँ पे है वो वहां पे चला जाएगा। तो आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, वाई एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। सो ये हमारे पास जो कॉन्जुगेट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आके अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो वो ऐसे कर सकते हैं कि नॉर्मली तो हमें पता होता है कि आयोटा के साथ जो भी सिंबल है उसका सिंबल हम चेंज कर देते हैं, जो भी नंबर है उसका सिंबल चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी प्रोजेक्शन हो रही होगी या रिफ्लेक्शन हो रही होगी कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है तो वो उधर चला जाएगा। यानी पॉजिटिव साइड पे अगर वाई एक्सिस वाई के पॉजिटिव साइड पे पड़ा हुआ है तो वाई की नेगेटिव साइड पे जाए। इसी तरीके से लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता, लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे -1 और -2, लेट से मेरे पास यहाँ पे x -2 और y 3, एक ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो लेट से इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास O से लेके लेट से ये पॉइंट में Q रख लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं देखूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास बनेगा -2 + 3 अयोटा। अब इसका जब कॉन्जुगेट लूंगा तो कॉन्जुगेट के बाद ये मेरे पास -2 - 3 अयोटा आ जाएगा। पहले जो पॉइंट मेरे पास -2 + 3 था, कॉन्जुगेट ये पहले था हमारे पास -2 और +3। कॉन्जुगेट लेने के बाद ये पॉइंट मेरे पास क्या बन गया, -2 और -3। यानी वाई एक्सिस पे जो पहले पॉजिटिव था अब ये कॉन्जुगेट लेने के बाद नेगेटिव हो गया है। तो अब ये वाला पॉइंट अगर मैं प्लॉट करूंगा -2 और -3 तो x -2 और y -3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में इसकी जो हमारे पास कॉन्जुगेट है वो यहाँ पे इस एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। सो इसको मैं q प्राइम भी कह सकता हूँ। सो हमारे पास जो ऑलरेडी पहला जो y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे था कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने -2 + 3 अयोटा की फॉर्म में देखा है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये पहले ये ऊपर वाले एक्सिस में था, y के पॉजिटिव एक्सिस में था, अब ये y के नेगेटिव एक्सिस में चला जाएगा। सो हमेशा याद रखें जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो अगर वो वाला पॉइंट वो वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर y के नेगेटिव एक्सिस में है तो कॉन्जुगेट लेने के बाद वो y के पॉजिटिव एक्सिस में चला जाएगा। अगर वो y के पॉजिटिव एक्सिस में है तो वो y के नेगेटिव एक्सिस में चला जाएगा। ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। डिटेल में मैंने बता दिया आपको कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे देखेंगे। उसके बाद आ जाएगी कि हम डिफरेंट आगे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे होंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए भी अगेन मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z = x + अयोटा y। इसमें हमारे पास x is the real part of the complex number and y is the imaginary part of the complex number, and in coordinate system we can write it as x and y. x is the real axis and the y is the imaginary axis. So एक पॉइंट लिया है, इसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस भी इसको बोलते हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड या मॉडुलस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से जैसे हमारे पास एक पॉइंट x और y है तो इसको जैसे कोई भी एक रियल एक्सिस में भी रियल नंबर्स में भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो किसी भी एक रियल पॉइंट को भी हम जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करते हैं बिल्कुल वैसे इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और दूसरा हमारे पास y है। ये हमारे पास रियल एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा। सो रियल एक्सिस x एक्सिस को क्या चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है x, तो क्योंकि यहाँ पे जनरल है तो मैं कह देता हूँ कि मेरा जो रियल एक्सिस है जो मेरा पॉइंट है लेट से मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्योंकि कोई ये स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है तो किसी भी खास लिमिट तक जाके तो ये एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को। और वाई एक्सिस के ऊपर भी अब यहाँ पे आप नहीं जाएंगे, इसके सामने एक चीज आप कंसीडर करेंगे, इसी की रिफ्लेक्शन यहाँ पे सामने आप कंसीडर करेंगे। या लेट से मैं ऑपोजिट आता हूँ, लेट से हमारे पास ये वाली जो पॉइंट है अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे रखता हूँ
तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स के जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे तो जो भी पॉइंट बनेगा वो एक्स एक्सिस आ जाएगा, और इसी पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ भी मिला लेंगे, तो ये ओ से लेके पी तक एक चीज, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरली कोई भी हमारे पास नंबर, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है जनरली है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाली जो चीज है ये हमारे पास वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर हमारे पास फिजिक्स के साथ इसको अगर मैं रिलेट करूं, तो जो हमारे पास हेड टू टेल रूल था वो हमें क्या कह रहा होता था कि जब भी आप दो वेक्टर्स को हेड और टेल के साथ ऐसे मिलाएंगे, तो जो पहले वेक्टर की टेल है और आखिरी वेक्टर के हेड को जो वेक्टर मिलाएगा वो हमारे पास क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो सेम चीज है कि अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ये हमारा जो रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को मिलाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। सो ये रियल पार्ट आपका ओ से लेके ए तक ये एक्स हो गया, और इमेजिनरी पार्ट आपका ए से लेके पी तक ये वाई हो गया, और ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर, यू कैन से कि हमारे पास रिजल्टेंट एक चीज जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कंप्लीट वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने इसका फाइंड करना है कि इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, अगर हम वैसे इसको देखें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, जी, वो जी हमने लिख लिया, बेस में हमारे पास एक्स पड़ा हुआ है तो एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में वाई पड़ा हुआ है तो वाई का स्क्वायर। तो अब जो यहाँ पे अगर जी स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए, जी जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पे स्क्वायर तो एक्स्ट्रा है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जी का मैग्नीट्यूड, ये बार्स यहाँ पे नहीं हटाने आपने, क्योंकि ये जो जी बार्स हैं ये बेसिकली हमारा जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी चीज को एक और वे में भी हम लिख सकते हैं कि एक्स हमारे पास, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस हमारा हमेशा जो है वो आपका रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और वाई हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस एक्स की जगह हम रियल नंबर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रियल नंबर किसका, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम जी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने जी के साथ रिप्रेजेंट किया उसका स्क्वायर। तो जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया होगा एक्स प्लस एयोटा वाई की, ये जनरल फॉर्म है, तो आपने बगैर एयोटा के जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस एयोटा के साथ जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर ले लेना है, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास कोई भी जो गिवन नंबर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा। सो फेडरल बोर्ड में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा और उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, लेकिन ये डेरिवेशन जो है वो आ सकती है, क्योंकि डेरिवेशन बेसिकली आपको एक जनरल फॉर्मूला बताता है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली आता कहाँ से है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको ड्राइव कर दिया है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी आपकी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि जनरली मैंने कंसीडर किया एक्स प्लस एयोटा वाई कोई भी एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया है, और उसको हमने प्रॉपरली सॉल्व करके देख लिया है कि हमारे पास जो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जो हम मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है, और इस एक्सरसाइज में भी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं कि ये आपने अपने माइंड में रखनी है, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है कि अयोटा की वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट -1 होती है। सेकेंडली अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो जब भी -1 की पावर जब भी इवन होगी तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, और जब भी माइनस की जो पावर है वो हमेशा ऑड होगी तो आपने हमेशा उसको क्या करना है, माइनस। यानी जब भी नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव में आएगा, जब भी नेगेटिव की पावर इवन होगी तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 में है, उसने हमें डिफरेंट अयोटा की जो पावर्स हैं वो दिए हैं, और उसने कहा है कि डिफरेंट अयोटा की पावर्स को आपने सॉल्व करना है। सो डिफरेंट अयोटा की पावर्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर तो आपके गिवन क्वेश्चन में आपकी जो अयोटा की पावर अगर ऑड है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने पावर को इवन करना है। अब अगर पावर इवन करनी है तो पावर इवन कैसे करेंगे,
जैसे यहाँ पे अयोटा की पावर 31 ऑड है, तो इसको इवन करने के लिए इसकी एक अयोटा को सेपरेट कर लें, इसके एक अयोटा को सेपरेट कर दें। तो अगर एक अयोटा को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 31 में से एक अयोटा सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे अयोटा की पावर 30 यानी 30 अयोटाज आपके बच जाएंगे। सेकेंडली दूसरा स्टेप ये होगा कि जब आपका अयोटा की पावर जो है वो इवन होगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी अयोटा की जो है वो स्क्वायर बनाना है, अयोटा का स्क्वायर बनाना है। तो अयोटा का स्क्वायर कैसे बनेगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे अयोटा की पावर 30 है, तो आपने अयोटा स्क्वायर लिख लेना है। अयोटा स्क्वायर लिखा, अब 30 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओरिजिनल पावर यहाँ पे इवन हमारी 30 थी और इसको हमने अयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो 30 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर 15 मिलेगा। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हम लिख लेंगे और ये अयोटा एज इट इज। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है और पावर 15 और अयोटा एज इट इज। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी -1 की पावर ऑड होगी, 15 इज एन ऑड नंबर, तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा, -1 और ये अयोटा यहाँ पे एज इट इज। -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा आ जाएगा। सो ये हमारे पास अयोटा की पावर 31 का जो आंसर आया वो हमारे पास नेगेटिव अयोटा है। नेक्स्ट हमारे पास माइनस अयोटा की पावर 6 है। सो पहला स्टेप मैंने आपको अयोटा की डिफरेंट जब भी पावर सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी पावर आपने देखनी है, अगर ऑड है तो आपने इसको इवन में कन्वर्ट करना है। अगर आपकी पावर ऑलरेडी इवन है तो फिर आप सेकंड स्टेप में जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए पावर तो इवन है लेकिन अयोटा के साथ में नेगेटिव है, तो जब भी नेगेटिव की पावर इवन होगी तो नेगेटिव पावर इवन का मतलब ये होता है कि हमारे पास आपका आंसर कभी भी उसका नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये नेगेटिव की पावर ऑलरेडी इवन है तो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव कर लिया। अब जो पावर है वो ऑलरेडी आपकी इवन है तो हमें इसको इवन करने की जरूरत नहीं है। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अयोटा स्क्वायर बनाएंगे। देखिए जब हमने अयोटा स्क्वायर लिखा तो जो भी इवन पावर है उसको डिवाइड बाय 2 करें, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, 6 डिवाइड बाय 2 किया, हमारे पास आंसर आएगा 3। वो 3 आपका ब्रैकेट का बाहर चला जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और यहाँ पे पावर 3। अगेन नेगेटिव की पावर 3 इज एन ऑड नंबर। सो जब भी आप नेगेटिव की पावर ऑड होगी तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो -1 की पावर ऑड होगी तो आपका आंसर -1 आएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखें, हमारे पास -1 की पावर -13/2 है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए 13/2 की जगह हमने क्या किया, 1/2 यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे -1 की पावर 1/2 लिख लिया सिर्फ। ये जो ऊपर वाला 13 है इसको मैंने एक और ब्रैकेट लगा के तो बाहर ले गया। ये जो -13 है ये ब्रैकेट लगा के बाहर चला गया और यहाँ पे -1 की पावर, यहाँ पे क्योंकि 13 तो बाहर चला गया ना तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये वाला 2 एज इट इज। अब अगर इस चीज को हम देखते हैं तो -1 की पावर 1/2, तो 1/2 को आप लिख सकते हैं √2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -1 की पावर 1/2 की बजाय हमने क्या लिख लिया, स्क्वायर रूट -1 और ऊपर हमारे पास -13 एज इट इज रहा। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट -1 की जगह हम अयोटा भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह हमने अयोटा लिखा की पावर 13। अब देखिए अगेन यहाँ पे जो आपकी पावर है वो ऑड है, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि जब भी पावर आपकी अयोटा की ऑड होगी तो उसको आपने इवन करना है। इवन कैसे कि यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव पावर है तो जब भी नेगेटिव पावर होगी तो उसको एक नंबर आगे लेके जाएं। जैसे यहाँ पे पावर पॉजिटिव थी तो हमने एक नंबर कम कर दिया और एक अयोटा यहाँ पे साथ लिख लिया, लेकिन यहाँ पे पावर अब आपकी नेगेटिव थी तो आप क्या करेंगे, एक नंबर आगे लेके जाएंगे, यानी -13 को हम लिख सकते हैं -14+1। ये वाली चीज क्यों किया है, क्योंकि हमें पावर इवन चाहिए, पावर माइनस में नेगेटिव नहीं चाहिए। तो हमने -13 को हमने लिख लिया -14+1। अब ये जो +1 है ये हमने सेपरेट लिख लिया और माइनस की अयोटा की पावर -14 आ जाएगा। अब यहाँ पे अयोटा तो एज इट इज आ गया। अब अगेन पावर इवन हमारी बन चुकी है, अयोटा की पावर 14 बेशक नेगेटिव है लेकिन इवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर -7। सो अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 रिप्लेस कर सकते हैं। और जब भी नेगेटिव की पावर आपकी ऑड होगी, चाहे वो पॉजिटिव ऑड है या नेगेटिव ऑड है, आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो ये इसका आंसर -1 आ जाएगा। -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -, तो याद रखें पावर आपकी चाहे पॉजिटिव इवन है या चाहे पॉजिटिव ऑड है या नेगेटिव ऑड है, पॉजिटिव ऑड है या नेगेटिव ऑड है, आपका आंसर हमेशा -1 आएगा -1 की पावर का। और अगर -1 की पावर पॉजिटिव इवन है या इवन नेगेटिव इवन भी है तो उसका आंसर भी आपका +1 ही आएगा। सो पावर पॉजिटिव या नेगेटिव होने से फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड या इवन होने से फर्क पड़ेगा। अगर इवन है तो +1, अगर ऑड है तो -1 आंसर आएगा। सो नेक्स्ट हमारा पार्ट है
2 ओवर -1 की पावर 3/2। अगेन इसको ये वाला 2 एज इट इज, अगेन इसको मैं रीअरेंज करता हूं क्योंकि हमारे पास ये जो ऊपर वाली 3/2, ऊपर वाला जो 3 है वो ब्रैकेट के बाहर चला गया, -1 की पावर, क्योंकि ये वाला 3 बाहर चला गया, यहाँ पे 1 बचेगा और ये वाला 2 एज इट इज। अब अगेन -1 की पावर 1/2, देखिए -1 की पावर 1/2 का मतलब ये है कि 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो 1/2 की जगह हमने स्क्वायर रूट -1 लिख लिया और ऊपर वाली जो पावर 3 थी वो एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज। अब देखें अगेन स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट -1 हमारा आयोटा के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा और पावर 3 एज इट इज। अब ये जो पावर आयोटा की पावर 3 नीचे थी, इसको मैं अगर ऊपर लेके आऊंगा तो आयोटा की पावर -3 हो जाएगी। अब अगेन हमारी ऑड पावर है, तो ऑड पावर को इवन में करने के लिए अगर नेगेटिव है तो एक इंक्रीज करके उसको आयोटा सेपरेट करें, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आप आयोटा को डिक्रीज करके तो एक आपने आयोटा को सेपरेट रख लेना है। सो यहाँ पे हमारे पास आयोटा की पावर -3 है, तो उसको इवन करने के लिए हम -3 को लिख सकते हैं -4 + 1, ठीक है। सो -4 को हमने सेपरेट कर लिया, +1 को हमने सेपरेट कर लिया, 2 हमारा यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा की पावर -4 तो बन चुकी है, लेकिन हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए, तो आयोटा स्क्वायर की पावर -2, यानी 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो वो -2 हमारा बाय एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, -1 की पावर -2 और ये वाला आयोटा एज इट इज। अभी आपको बताया कि जब भी नेगेटिव की पावर इवन होगी, चाहे वो पॉजिटिव इवन है या नेगेटिव इवन है, तो आपका आंसर 1 आएगा पॉजिटिव का, तो उस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये वाला आयोटा आपका एज इट इज। सो कुछ बातें यहाँ पे आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपकी आयोटा की पावर पॉजिटिव इवन है या नेगेटिव इवन है तो आपका आंसर पॉजिटिव 1 में आएगा। जब भी -1 की पावर ऑड है, पॉजिटिव ऑड है या नेगेटिव ऑड है, तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा। और अगर आपका आयोटा की पावर ऑड है तो उसको इवन करने के लिए, अगर आयोटा की पावर पॉजिटिव ऑड है तो उसको इवन करने के लिए डायरेक्ट एक आयोटा सेपरेट कर लें और एक आयोटा पावर में से कम करेंगे तो इवन बन जाएगी। लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर आप क्या करें, एक इंक्रीज करें और उसको, जैसे नेगेटिव 13 है तो उसको हमने एक इंक्रीज करके 14 किया और फिर +1 कर दिया, तो ये जो नेगेटिव आएगा ये ग्रेटर के साथ ही आएगा, यानी अगर 13 को आप 14 करें तो 14 के साथ नेगेटिव और 1 के साथ पॉजिटिव आएगा। फिर इनको पावर्स को सेपरेट करके, तो अगर इवन है तो स्क्वायर बना लें, अगर इवन नहीं है तो पहले इवन में कन्वर्ट करके देन इसको सॉल्व करें। अब हमारे पास नेक्स्ट जी पार्ट 5 है, यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट आयोटा की पावर्स हैं। स्टेप्स हमारे वही रहेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर आपकी पावर ऑड है तो उसको आपने इवन में कन्वर्ट करना है। आयोटा की पावर 23 हमारी ऑड है, तो 23 को इवन बनाने के लिए आयोटा की पावर 22 लिखा और एक आयोटा सेपरेट लिख लिया, दरमियान में प्लस। आयोटा की पावर 58 ऑलरेडी इवन है, तो इसको हमें इवन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आखिरी जो हमारे पास टर्म है आयोटा की पावर आयोटा की पावर 21, ये ऑड है, जिसको हम इवन करेंगे कैसे, एक हमने आयोटा को सेपरेट कर लिया और आयोटा की पावर 20। सो यहाँ पे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ कि जहां पे हमारे आयोटा की पावर्स ऑड थी उनको हमने आयोटा की पावर इवन में कन्वर्ट किया। अब इवन में कन्वर्ट करने के बाद जो भी इवन पावर्स हैं उनका हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर बनाना है। तो आयोटा की पावर 22 को हमने आयोटा की पावर 2 लिखा, और 22 डिवाइड बाय 2 करेंगे 11 आएगा, वो बाहर लिख लें और ये आयोटा एज इट इज। प्लस आयोटा की पावर 58 अगेन इवन है तो हम आयोटा स्क्वायर बनाएंगे, आयोटा स्क्वायर बनाया, 58 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 29 आएगा, 29 बाहर लिख लें। प्लस अगेन 20 को भी आयोटा की पावर 20 है, आयोटा स्क्वायर बनाना है तो आयोटा स्क्वायर लिख लिया, 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 10 आएगा, वो 10 हमारे पास यहाँ पे बाहर आ जाएगा और आयोटा एज इट इज। वंस आपकी आयोटा की पावर 2 भी बन गई तो उसके बाद आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, उसकी जगह -1 रिप्लेस करें, -1 रिप्लेस करें, -1 रिप्लेस करें। थर्डली अब हमने देखना है कि -1 की पावर जहाँ पे इवन है वहां पे हमने +1 लिखना है, जहाँ पे ऑड है वहां पे हमने -1 मेंशन करना है। सो -1 की पावर ऑड इज -1, आयोटा एज इट इज, -1 की पावर ऑड इज -1 एंड देन अगेन -1 की पावर इवन इज +1 और आयोटा एज इट इज। सो -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज माइनस आयोटा, -1 प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा जैसे आता है और यहाँ पे आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आयोटा और प्लस आयोटा को हम आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। जब माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो गया तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ -1 बचा है, तो यही हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। अब हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको हम इस क्वेश्चन में ऐड भी कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे, डिवाइड भी कर रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो ये कह रहा है कि जब आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए
उसमें एक बगैर अयोटा के नंबर होना चाहिए और एक अयोटा के नंबर होना चाहिए। अभी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दो बगैर अयोटा के नंबर्स हैं, दो अयोटा के साथ नंबर्स हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, जो हमारा फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसमें एक बगैर अयोटा के नंबर होना चाहिए और एक अयोटा के साथ नंबर होना चाहिए। तो हमने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आप प्लस या माइनस करेंगे तब तो बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल है कि आपने करना क्या है कि जो बगैर अयोटा वाली टर्म है उसको बगैर अयोटा वाली टर्म के साथ सॉल्व करना है और अयोटा वाली टर्म को आपने अयोटा वाली टर्म के साथ सॉल्व करना है। सो यहाँ पे पहले क्वेश्चन मैंने देखता हूँ तो 3 और 2 जो है वो बगैर अयोटा के हैं, तो 3 और 2 को हमने पहले एक साथ लिख लिया और अयोटा वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया। अयोटा वाली टर्म्स हमारे पास कौन सी हैं, 2 अयोटा और 4 अयोटा। सो 2 अयोटा और 4 अयोटा को हमने एक साथ लिख लिया। 3 + 2 = 5, बगैर अयोटा के हमने जो नंबर से उनको प्लस कर दिया। 3 + 2 = 5 और अयोटा के साथ हमारे पास 2 अयोटा + 4 अयोटा है, तो 2 + 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 अयोटा आ जाएगा। सो सिंपली जब भी आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बगैर अयोटा के ये सारी टर्म्स को आपस में प्लस माइनस करें और जो अयोटा वाले टर्म्स है उनको आपस में प्लस माइनस करें और आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे देखिए एक बगैर अयोटा के एक अयोटा के साथ टर्म आ गई है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो हमें मिल गई है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रहे हैं, तो आपको ब्रैकेट का पता है कि जब भी ब्रैकेट के बाद नेगेटिव होता है तो ब्रैकेट के अंदर सारी के सारे टर्म्स के सिंबल चेंज होते हैं। 4 + 3 अयोटा एज इट इज, तो ये जब सिंबल चेंज होंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सिमिलर केस है, बगैर अयोटा वाले टर्म्स को एक साथ लिखे हैं, 3 4 और 2 को हमने एक साथ लिखा, +3 अयोटा और -5 अयोटा को एक साथ लिखा। तो 4 - 2 करेंगे तो 2 5 3 अयोटा -5 अयोटा करेंगे तो -2 अयोटा। तो जो आपका फाइनल आंसर है इसमें एक अयोटा के बगैर और एक अयोटा वाले टर्म है, तो यही हमारी रिक्वायर्ड टर्म थी। सो सिंपली कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई से भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है, बगैर अयोटा वाले टर्म्स को रीअरेंज करके एक साथ लिख के प्लस माइनस करें और अयोटा वाले टर्म्स को रीअरेंज करके प्लस माइनस करके तो एक साथ आपने लिखना है। थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो हमारे पास 4। अब देखिए मैंने जो बगैर अयोटा वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिख लिया, इसका भी 4 इसका भी 4 एक साथ, +7 अयोटा -7 अयोटा एक साथ। अब 4 + 4 तो 8 हो गया, लेकिन 7 - 7 0 हो जाएगा। तो याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास x + अयोटा y एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी या रियल में से एक जीरो हो भी गया जिसको आपने जीरो के साथ लिखना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जैक्ट फॉर्म हमारे पास ये होती है। सो यहाँ पे दूसरा जो नंबर है वो हमारे पहला तो 8 हो गया, दूसरा 7 - 7 0 अयोटा, क्योंकि रिक्वायर्ड फॉर्म ये है तो उस फॉर्म में लिखने के लिए हमें 0 अयोटा लिखना जरूरी है। उसके बाद पार्ट 4 में अगेन 2 + 5 अयोटा -2 - 5 अयोटा। अगेन हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो सिंबल्स जो है वो चेंज होंगे। 2 + 5 अयोटा माइनस करेंगे तो -2 +5 अयोटा, +2 और -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब वहां पे देखिए हमारा जो इमेजिनरी पार्ट था वो कैंसिल आउट हो रहा था तो मैंने 0 अयोटा लिखा, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रियल पार्ट है वो 0 हो रहा है। 2 - 2 0 हो रहा है तो मैंने 0 लिखा है। 5 + 5 हमारा 10 अयोटा। सो चाहे आपका रियल पार्ट 0 हो रहा हो तभी आपने 0 मेंशन नहीं करना है, क्योंकि उसके बगैर ये वाली फॉर्म नहीं बनेगी। अगर आपका इमेजिनरी पार्ट बन रहा है तब भी आपने अयोटा के साथ 0 लिखना है, अदरवाइज आपकी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो नहीं बनेगी। सो पार्ट 1 to 4 हमारे पास सिंपली थे, या हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना था या माइनस करना था। पार्ट 5 में हमने क्या करना जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक रूल हमारा कि दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास कोई एक का अयोटा स्क्वायर वाली टर्म बनेगी, उसकी जगह हमने -1 रिप्लेस करना है। फिर अगेन बगैर अयोटा वाली टर्म के साथ और अयोटा वाली टर्म्स को अयोटा वाली टर्म के साथ लिख के हमने इसको सॉल्व कर देना है। सो हमारे पास 3 + 2 अयोटा और 4 - 3 अयोटा, दो ब्रैकेट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विच इज +2 अयोटा, लेकिन सिंबल के साथ लिखना है, कुछ बच्चे यहाँ पे सिंबल मिस कर रहे होते हैं। सो +2 अयोटा इंटू अगली पूरी ब्रैकेट, 4 3 12 -3 3 9 अयोटा, 4 2 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो अब अगर हम देखते हैं तो 12 यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग सिर्फ रियल नंबर है, यहाँ पे इसको एज इट इज रखते हैं, रियल पार्ट है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो हमारा इमेजिनरी पार्ट्स है वो दो है, -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा। सो -9 + 1 इज -1, साथ में अयोटा आ जाएगा -6। अब अयोटा स्क्वायर इज एक्चुअली -1, सो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास माइनस माइनस प्लस ये वाला 6 एज इट इज, 12 एज इट इज और ये माइनस अयोटा एज इट इज,
12 प्लस 6 करेंगे तो 18 माइनस आयोटा। तो ये भी हमारी जो रिक्वायर्ड फॉर्म है इसमें, जिसमें एक आपका बगैर आयोटा वाला नंबर आना चाहिए, एक आपका आयोटा वाला नंबर आना चाहिए, तो वही रिक्वायर्ड फॉर्म हमारी यहाँ पे बन गई है। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 6 है, जो कि बाकी सारे के सारे पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सारे के सारे पार्ट्स हम बेसिकली जैसे रियल नंबर्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, काइंड ऑफ उसी तरीके से हम सॉल्व कर रहे होते हैं इसको। लेकिन पार्ट 6 में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको हमें डिवाइड करना है, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट वे के साथ दिए हुए हैं। जैसे बाकी 5 पार्ट्स क्वेश्चन के थे, इस तरह के क्वेश्चन उसने नहीं दिया, थोड़ा सा डिफरेंट करके उसने क्वेश्चन लिखा है। सो हमारे पास 3,2 ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली दो फॉर्म्स होती हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में और एक जनरल फॉर्म होती है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए हैं, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर हम इसको स्पेसिफिक या जनरल फॉर्म में लेके जाएं, तो जो हमारा पहला होगा वो हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा, और जो दूसरा है वो हमारे पास इमेजिनरी हो जाएगा। और 3 और 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, ये आपका जो हमारी जनरल फॉर्म थी उस फॉर्म में चला गया। अब इस डिवाइड की जगह मैंने ओवर वाला डिवाइड डाल दिया, और दूसरा हमारे पास 3 - 1 आयोटा, तो ये 3 - 1 आयोटा हो जाएगा। अगेन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने इसको कन्वर्ट किया है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर a + आयोटा b ये हमारा जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई भी, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम लिखें इसे तो हम a और b भी लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड होगा कि जो हमारे पास y कंपोनेंट है इसका, या जो इमेजिनरी कंपोनेंट है इसका, इसके साथ हमारे पास आयोटा मस्ट आएगा। सो हमारे पास सबसे पहले तो इसको जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में से हमने इसकी जनरल फॉर्म में लेके गए। अब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे होंगे तो वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंटली सॉल्व होंगे। डिफरेंटली कैसे सॉल्व होंगे, ये 9th में भी ये क्वेश्चंस किए हुए हमने, कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर को अपने रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर रैशनलाइज कैसे होगा कि डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट के साथ आपने इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 - आयोटा है ना, 1 आयोटा का मतलब कि आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हमने कॉन्जुगेट भी डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि 3 - आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 + आयोटा। तो हमने क्या किया, 3 - आयोटा का कॉन्जुगेट विच इज 3 + आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। किस चीज को डिवाइड किया, इसी चीज को। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लाई किया है 3 + आयोटा और 3 - आयोटा के साथ। ये कहां से आया, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब अगर हम नीचे वाले टर्म देखें तो 3 - आयोटा और 3 + आयोटा, a - b × a + b का फॉर्मूला हमारा लग रहा है। तो a² - b², a की जगह 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा की जगह आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर वाले दो टर्म्स हमारे पास एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जैसे दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल, जो भी सिंबल है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगली पूरी ब्रैकेट 3 × 3 = 9 + 3 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, प्लस 3 × 2 = 6 आयोटा, प्लस 2 और आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अगेन अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे, और रियल पार्ट्स हमारे पास प्लस हो जाएंगे। 9 और 3 और 6 को करेंगे तो हमारे पास 9 आयोटा, ये 9 एज इट इज। 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या किया, -1 रिप्लेस कर दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। अब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। सो ये -2 इधर, और ये वाला 9 भी एज इट इज, क्योंकि अब ये -2 जो है ये अब इमेजिनरी नहीं रहा, ये अब रियल बन गया है माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद। तो इसको हमने रियल पार्ट के साथ लिखा, जो कि हमारा 9 था, तो 9 - 2 आ जाएगा 7 और 9 आयोटा। अब याद रखें यहां तक आपने क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर्म थी x + आयोटा y की फॉर्म में थी, तो यहाँ पे एक टर्म बगैर आयोटा की होनी चाहिए और एक टर्म आपकी आयोटा के साथ होनी चाहिए। तो इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमने सेपरेट कर लेना है। 7 / 10, यानी इस 7 का अपना 10 डिवाइड कर लेंगे, प्लस इस 9 का अपना डिवाइड। तो ये वाला जो डिवाइड है 10, ये बेसिकली बोथ नंबर्स के साथ हम सेपरेटली लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 7/10 बगैर आयोटा के है और 9/10 हमारा आयोटा के साथ है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमारे पास यहाँ पे पूरी हो गई है। सो उसके बाद हमारा पार्ट 7 है। इसमें अगर देखते हैं तो 1 + आयोटा × 1 - आयोटा × 2 + आयोटा, 1 + आयोटा × 1 - आयोटा। अगेन आप इसको रिलेट कर सकते हैं a + b × a - b, तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। अगली वाली टर्म एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज रहेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और 2 + आयोटा एज इट इज। 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 के बाद माइनस, और अगली वाली टर्म एज इट इज 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास 2
2 इंटू टू प्लस एयोटा। सो 2 को हम 2 प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 आर 4 प्लस 2 एयोटा। तो यही वाली हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है, एक बगैर एयोटा के और एक एयोटा के साथ हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया। उसके बाद लास्ट पार्ट है, अगेन मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो या एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डिनोमिनेटर में है, तो उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर रैशनलाइज कैसे होगा? डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है उसी क्वेश्चन को। सो 1/2 प्लस 3 एयोटा डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 एयोटा होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया क्वेश्चन के साथ। क्योंकि ऊपर 1 है तो हमारे पास 2 माइनस 3 एयोटा एज इट इज आ जाएगा। नीचे आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमेशा जब भी रैशनलाइज इसको करेंगे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे a प्लस बी ए माइनस बी हमेशा बनेगा। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 एयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्योंकि ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 और एयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर में की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, और उसके बाद 4 एज इट इज -9 एयोटा स्क्वायर किया -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 करेंगे 13। सो 2 माइनस 3 एयोटा डिवाइड बाय 13। अब अगेन यहाँ पे आपने क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना, बिकॉज रिक्वायर्ड फॉर्म इज x प्लस एयोटा y। सो यहाँ पे एक बगैर एयोटा के और एक एयोटा वाली टर्म होनी चाहिए, तो बगैर एयोटा की सेपरेट करने के लिए 2 डिवाइड बाय 13 माइनस 3 डिवाइड, 2 का अपना 13 सेपरेट डिवाइड कर लेंगे, 3 का अपना 13 सेपरेट डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी एक बगैर एयोटा की टर्म आ गई और एक एयोटा वाली आ गई, तो जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी वो आपकी पूरी हो गई है। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हुआ।